हेलो फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का जनरल साइंस के सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। और हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जनरल साइंस के लिए। तो उसमें मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग भी नए हैं वो उसको ज़रूर देख लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा डाउनलोड करके। एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार इसको आप लोग रीड कर लेंगे तो बहुत सारा इसमें से आपको हेल्प मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे। और इसका सोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एनसीईआरटी, लूसेंट और पीवाईक्यू। और मैंने जितने भी मॉक टेस्ट देते थे उसमें से भी इसमें फैक्ट्स लिखे हैं। और ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जो सेकेंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने लगभग केमिस्ट्री का पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो इसमें हम लोग फिर से थोड़ा बायो का कुछ बचा हुआ है तो इसको हम लोग देखेंगे। और भी इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह डिवाइड होते हैं। और यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो डिवाइड होते हैं ये मैच्योर होके परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू डिवीजन शो नहीं करता है। और परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंसिएशन शो करता है और इसमें फिक्स्ड फंक्शन हो जाता है। तो इसको परमानेंट टिश्यू बोल जाता है। उसका फिक्स फंक्शन हो जाएगा उस टिश्यू का और वो डिफ्रेंसिएशन शो करेगा अलग टिश्यू से। तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स अगर हम देखें तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसको सिंपल परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ओनली 1 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम, इसमें बहुत सारे तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो इसमें एपिकल, मेरिस्टेमेटिक, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये डिवीजन शो करते हैं ये प्लांट टिश्यू। तो आइए इनके बारे में कुछ मैंने फैक्ट्स लिखा है, इसको देखते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये टिप पे पाया जाता है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके टिप पे पाया जाता है। और इसकी वजह से लेंथ ऑफ प्लांट ग्रो इंक्रीज होता है और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये इंक्रीज थिकनेस, जो प्लांट होता है उसका थिकनेस बढ़ाने में मदद करता है, उसकी मोटापा और चौड़ाई को बढ़ाने में लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इंटर कैलरी की बात करें तो ये इंटरनोड और बेसेज ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती हैं या जो 2 स्टेम होते हैं उनके बीच का जो टिश्यू होता है उसको इंटर कैलरी बोलते हैं, इंटरनोड और बेसेज ऑफ लीव। और ये इंक्रीजेज साइज ऑफ द इंटरनोड, और ये जो इंटरनोड का जो साइज है उसको भी बढ़ाता है। इंटरनोड का मतलब जैसे एक डाली और दूसरी डाली के बीच में जो गैप होता है, या एक पत्ती और दूसरे पत्ती के, तो इसको इंटरनोड बोला जाता है। और हम लोग बात करेंगे परमानेंट परमानेंट टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो पहला इसमें है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ये लिविंग सेल होता है और इसमें वैक्यूल पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है पैरेनकाइमा में। और पैरेनकाइमा के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरेनकाइमा। इफ हैविंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट अगर उसमें है उस टिश्यू में तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस होगा। और एरेनकाइमा, एरेनकाइमा बिग एयर वॉइड्स, ये जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ये टिश्यू पाया जाता है एरेनकाइमा, जो कि बॉयंसी प्रदान करता है, जैसे उनको जल में डूबने से रोकता है। तो ये हो गया। और स्टोरेज, स्टार्च को स्टोरेज करने के लिए भी इसको पैरेनकाइमा सेल्स में, टिश्यू में ही स्टोर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा भी एक लिविंग सेल होता है। इसमें भी सेल वाल पेप्टीन और सेलुलोज से बनी होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है
पौधे को, और मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और पौधे को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में कोलेनकाइमा नहीं होता है। और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा से हम लोग जैसे स्केल्स जो नहीं होता है, स्केल्स जैसे मछलियों के ऊपर जो स्केल्स, तो उससे मैंने इसको याद किया था कि वो भी डेड होता है, तो ये सेल डेड है। और जो ऊपर के कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स थी, और स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल होती है। डेड सेल विथ लिग्निन, लिग्निन डिपॉजिट स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये डेड सेल होती है और इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ये प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रदान करती है। और ये कवरिंग ऑफ सीड्स नट्स, जैसे सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, और जो नट्स जितने भी खाने वाले नट्स होते हैं उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा, ये एक डेड सेल है। और इसके टाइप्स अगर बात करें तो इसमें फाइबर है, फाइबर टिश्यू, और स्क्लेराइड। तो ये फाइबर जो थ्रेड लाइक एलोंगेटेड टैपरिंग जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे नारियल के ऊपर का हम लोग देखते हैं वो फाइबर, तो वो भी स्क्लेरेनकाइमा का ही एक एग्जाम्पल है। और स्क्लेराइड, स्क्लेराइड को हम लोग स्टोन सेल भी बोलते हैं। और रिजिडिटी टू द लीफ एंड सीड, और ये सीड्स को और जो पत्तियां होती हैं उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है स्क्लेराइड्स। तो ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोग देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में पहला है जाइलम। जाइलम मीन्स जल, मैंने इसको याद किया था कि ज से जाइलम अगर हिंदी में पढ़े तो, और ज से जल, तो जाइलम जल। ये डेड सेल्स होते हैं, ज़्यादातर इसमें डेड सेल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो 1 2 3 4 ये 4 तरीके के इसमें सेल्स पाए जाते हैं। वेसेल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, तो ये डेड सेल्स होते हैं जाइलम। और ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो बस लिविंग सेल होता है, और 3 ये डेड सेल होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जाइलम पैरेन्काइमा ही बस लिविंग है, और ये सारे डेड सेल होते हैं। और वाटर एंड डिजॉल्व सबस्टांसेस को ये प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। और लोअर टू अपर नो एनर्जी रिक्वायर, और ये जो इसमें जल का मूवमेंट होता है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस का, उसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो एक सक्शन पुल की थ्रू वो लोअर से अपर प्लांट्स में वो ट्रांसफ़र होता है। और हम लोग बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम ये मैक्सिमम लिविंग सेल्स इसमें होते हैं, और ये जो फ्लोएम है एफ से अगर हिंदी में देखें तो फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, फ्लोएम फूड, फूड टू ऑल प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पौधे के सभी भाग में पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को वो पहुंचाते हैं। और ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, ये चारों दिशाओं में उसमें रन करते हैं, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जाइलम वाले में वो एक ट्रांसपीरेशन बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन और सक्शन पुल के थ्रू वो वर्क करता है, और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि फ्लोएम में एनर्जी रिक्वायर होता है। और इसमें भी 4 तरीके के सेल्स होते हैं, जिसमें कि केवल एक जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है, और जो लिविंग सेल्स हैं इसमें सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, ये लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे फ्लोएम और जाइलम के बारे में। अगर हम लोग एनिमल टिश्यू का बात करें तो इसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये सारे टाइप्स होते हैं। तो एपिथेलियल में ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये इसको बोला जाता है एपिथेलियल को, जो कि हमारे स्किन में लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ के अंदर लाइनिंग है, जो माउथ कैविटी, उसमें पाया जाता है एपिथेलियल। और ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है एपिथेलियल, लंग्स के एल्वेलॉय और किडनी के ट्यूबुल्स में, जहाँ पे एक्सचेंज वाले जगहों पर, जैसे अगर लंग्स में देखा जाए तो वहाँ भी एयर का ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और किडनी में भी, तो जहाँ भी एक्सचेंज वाले ऐसे जगह हैं वहाँ भी एपिथेलियल
और स्किन और लाइनिंग ऑफ माउथ और ब्लड वेसल के लाइनिंग में भी पाया जाता है एपिथेलियल। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, ये इसके टाइप्स हैं एपिथेलियल के। तो ये जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये इसका प्रॉपर्टी है कि ये थिन, सिंपल, फ्लैट एंड एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेस। तो ये थिन होता है, सिंपल होता है, चपटा होता है, फ्लैट, और एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेज यहाँ पे होता है सिंपल स्क्वायमस में। और सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल, ये लेयर्ड होता है, टॉल होता है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, इसमें ये इसका वो काम है, फंक्शन है। और कॉलमनर एपिथेलियल एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, जिसे इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है ऐसे टिश्यूज में, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में। और क्यूबॉइडल एपिथेलियल, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, इसमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो इतना सारा हम लोगों ने देख लिया एपिथेलियल के बारे में। और कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस टिश्यू का इसमें मैंने नोट्स ऐसे नहीं लिखा है, इसको आप लोग कहीं से भी आप लोग पढ़ लेंगे एक बार नेट से भी सर्च करके। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड को लेकर के, कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, सॉलिड जैसे स्टील हो गया, और उसके बाद लिक्विड में वाटर और गैस एयर। तो ये इसका स्पीड का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा से सबसे कम में। और ये डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मास, जैसे ये पूछ लेता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो मास मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास वो है कि किसी ऑब्जेक्ट में उसका अमाउंट ऑफ जो मैटर है वो कितना है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, और ये एक मास कांस्टेंट होता है। अगर वेट की बात करें तो ये वेट W इज इक्वल टू mg, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेरीज करती है, क्योंकि g की वैल्यू वेरी करेगी तो वेट भी वेरी करेगा। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ये सब चीज़ें फिजिक्स के फार्मूला वाला डिस्कस किया है। अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा तो देख लीजिएगा, जो लोग नए हैं वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला है v-u/t, जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसका अंतर, और फिर से t से डिवाइड। और फिर से मोमेंटम संवेग का जो फार्मूला है तब होता है, उसको मास इंटू वेलोसिटी, संवेग इज इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान, इसको p इज इक्वल टू mv। और पावर का फार्मूला है वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क अपॉन टाइम पावर, इसका यूनिट है वाट। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर, मास वेलोसिटी का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी PE, इसका फार्मूला है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। और यहाँ पे अब डिस्पर्जन इनटू कलर्स ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम प्रिज्म। तो जो वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है प्रिज्म से, उसमें 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर वाला आप लोग जानते ही होंगे। तो उसमें जो ब्लू लाइट होती है उसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है, और जो रेड लाइट होती है उसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है, इसीलिए रेड वाली लाइट दूर तक दिखाई देती है। और एडवेंशियस रूट्स के बारे में है कि ये जो ऐसी रूट्स हैं जो डेवलप फ्रॉम स्टेम्स, लीव और अदर पार्ट्स। जैसे हम लोग नहीं देखते हैं बड़े बड़े बरगद के पेड़ से ऐसे उसकी जो रूट्स लटकती हुई होती हैं, तो इसको एडवेंशियस रूट्स बोला जाता है, जो कि स्टेम और लीव से भी ग्रो करते हैं, और इंस्टेड ऑफ प्राइमरी रूट्स की बजाय वो हवा में लटकती रहती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और ये सपोर्ट प्रदान करती हैं जैसे पौधों को, जैसे शुगर केन का पौधा हो गया, जो जैसे मक्के का पौधा हो गया, उसके चारों तरफ ऐसे आप लोग देखे होंगे गांव में, तो आपको दिखता होगा, तो उसको एडवेंशियस रूट्स बोला जाता है। और प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द, पौधा लिखा है प्लांट, एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी ये हेल्प करता है, वहाँ से नए जो पौधे होते हैं वो भी जेनरेट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और डायमंड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड,
कैन स्क्रैच ग्लास, अगर ग्लास को स्क्रैच करना है उस पर, जैसे बोलते हैं कि इसको काटा जाता है, ग्लास को स्क्रैच करके तोड़ा जाता है, तो उसमें डायमंड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दोनों का यूज होता है, दोनों से कट सकता है। और जो एक्वारेजिया, इसका हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में केमिस्ट्री वाले में डिस्कस किया है, ये सब फिर भी देख लेते हैं एक बार। एक्वारेजिया जिसको अम्लराज बोला जाता है, कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स, जो नोबल मेटल्स हैं उनको डिजॉल्व कर सकता है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हो गई। और इसमें 3HCl, जैसे इसका रेशियो का बात करें तो तीन तीन भाग इसका HCl होगा और एक भाग नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3। तो ये 3:1 रेशियो याद रखेंगे आप लोग। और ये जो हाइपोथैलेमस, ये जो ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसका क्या क्या फंक्शन है, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, भूख को, प्यास को, और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को, हार्मोन जो सीक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। स्लीप और वेकअप साइकिल को भी हाइपोथैलेमस देखता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हार्मोन मेड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसा पहला हार्मोन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके बनाया गया, तो उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो 1982 में जेनेटेक कंपनी है वो उसने डेवलप किया था। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, सेक्रेटिन, जो पहला हार्मोन जो ह्यूमन ने डिस्कस किया उसका नाम है सेक्रेटिन। और न्यूक्लियस, यहाँ पे ये सब कुछ फिजिक्स के भी फैक्ट्स हैं। तो न्यूक्लियस रदरफोर्ड मॉडल से न्यूक्लियस का पता चला था, जो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में कवर किया है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट वाला। और लिमिटेशन इसका ये था कि कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द सेटिस्फैक्ट्री ऑफ एन एटम, सॉरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल का यही लिमिटेशन था कि उन्होंने जो एटम का जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये एटम स्टेबल कैसे रहता है। सिंपल पेंडुलम के बारे में है। सिंपल पेंडुलम इज अ वेट ऑन द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, बॉब स्विंग फ्रीली बैक एंड फोर्थ अंडर ग्रेविटी। तो ये जो ये सिंपल पेंडुलम वो होता है जिसमें एक स्ट्रिंग से, एक धागे से एक बॉब बंधा होता है और ये स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ फ्रीली ग्रेविटी के अंडर। तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है T=2π√L/G, जहाँ पे L मीन्स लेंथ और G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ, ये केवल लेंथ और जी पे डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और इसमें एक फंसा देता है आपसे क्वेश्चन पूछ के कि मास पे भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड, तो ये नहीं, इसका आंसर है नहीं, मास पे नहीं, केवल लेंथ और जी पे ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे ये फैक्ट को। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, phenomena in which high frequency electromagnetic radiation such as light causes the emission of electron from the surface of material, particulate nature of light, photon। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको बोला जाता है जिसमें कि एक हाई फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जैसे कि वो लाइट भी हो सकता है, वो जब किसी मटेरियल के सरफेस पे पड़ता है तो उस मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। तो इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये जो लाइट है वो उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है। तो पार्टिकल नेचर में उसमें फोटॉन होता है, जो एनर्जी पैकेट होता है उसमें। फोटॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, फोटॉन केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि E=hf, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसी इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में।
और उसने इसको समझाया था 1905 में, इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, और 21 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जीत दिया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि रिलेटिविटी थियरी के लिए मिला है, लेकिन नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए मिला था। और यहाँ पे एक और फैक्ट लिखा हुआ है, कन्वेक्स लेंसेज फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल लेटर्स। जो स्मॉल लेटर्स को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कन्वेक्स लेंस होता है। और जाइलम जल, ये तो ऊपर वाला ही है, सब रिपीटेड है। ये ट्रांसपीरेशन और सक्शन पुल की वजह से जाइलम जल जो ऊपर जाता है उसमें एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती है। और फ्लोएम में रिक्वायर्स एटीपी, इसमें नो नीड ऑफ एटीपी, और इसमें नीड ऑफ एटीपी फ्लोएम में, लिविंग सेल्स। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऊपर कवर किया है। और ये जो बाइल जूस होता है उसके बारे में लिखा है कि लीवर से सेक्रेट होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये फैट के डाइजेशन में वर्क करता है बाइल जूस। और हम लोग कवर करेंगे जैसे कुछ मेजरमेंट्स हैं, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये डिस्टेंस का यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 डाल्टन और एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम, 453 ग्राम्स 1 पाउंड इज इक्वल टू। 1 चंद्रशेखर यूनिट या वन चंद्रशेखर लिमिट जिसको भी बोला जाता है, इसका जो वैल्यू है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, तो इसको चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। हम लोग बात करें जैसे वेव्स के बारे में, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये स्प्रिंग वाली जो वेव होती है, जो लोहे की स्प्रिंग है उसमें जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, और इसमें जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये एक प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल मैटर भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जो कि वेव का डायरेक्शन है। ये जो इंफ्रावेव है तो ये लेस देन 20 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है, लेस देन 20 हर्ट्ज, और क्रिएटेड बाय बिग सोर्सेज। और ये जो इंफ्रावेव्स होती हैं जो बिग सोर्सेज के से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, एलिफेंट, ये इंफ्रावेव्स रिलीज करते हैं, वेल्स हो गए। और इसको सुनने की कैपेसिटी जो है वो छोटे जानवरों जो जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ते और जो इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस वेव को सुन सकते हैं। लेस देन 20 हर्ट्ज वाले जो इंफ्रावेव है इसको सुनने के लिए इनका कैपेसिटी होता है। और अल्ट्रासोनिक वेव में जो बैट, चमगादड़ हो गया, वेल हो गया, डॉल्फिन्स हो गए, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये जो 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी। और इसका यूज जो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, और क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। और सोनार में भी, जैसे जो समुद्री जहाज़ हैं उसमें सोनार लगा होता है, उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। और डेप्थ ऑफ सी की गहराई को मापने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। और किडनी से जो किडनी में स्टोन हो जाता है उसको तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। और ये जो हम लोग विस्पर, ये जो डेसिबल है, ये साउंड का वो जो यूनिट है डेसिबल, तो हम लोग जो विस्पर जो बातचीत करते हैं या भुनभुनाते हैं, लोग विस्पर करते हैं, उसका जो डेसिबल होता है 30 होता है। मोटरसाइकिल का जो डेसिबल है वो 95 डेसिबल है। कुछ डेसिबल आपको बैकग्राउंड में भी आ रहा होगा। और हार्मोनल जो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है उसका जो डेसिबल हो वो 60 डेसिबल है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयरक्राफ्ट से जो कंपेयर किया जाता है एयरक्राफ्ट के स्पीड से, तो जो मैक नंबर जिसको बोला जाता है, तो 1 मैक का जो वैल्यू है
332 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी वस्तु की स्पीड इतनी है तो उसको 1 मैक बोलते हैं। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट्स और जेट्स इसमें मापा जाता है मैक में। सब सोनिक स्पीड जो होता है वो लेस देन 1 मैक होता है। सब सोनिक 1 मैक से जो कम है वो सब सोनिक है। सुपर सोनिक मोर देन 1 मैक। जैसे ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका जो 1 से 5 तक इसका मैक नंबर होता है, और जो हाइपरसोनिक है वो 5 से ज़्यादा होता है। जैसे ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका 5 से ज़्यादा मैक नंबर होता है। और मिनिमम डिस्टेंस टू क्रिएट एन इको, किसी इको को एकदम अच्छे से प्रोड्यूस होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17.2 मीटर, 17 मीटर भी इसको बोल दिया जाता है। ये है। अगला है रिवर्बरेशन। छोटे से हॉल में जो आवाज़ गूंजती है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, तो उसी को रिवर्बरेशन बोला जाता है। और इसी रिवर्बरेशन के लॉ पे जो प्रोसेस है स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं आला, वो वर्क करता है रिवर्बरेशन के जो प्रोसेस है उस पे। और रडार, रडार का जो फार्मूला फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो वेव्स के पे वर्क करता है रडार। सोनार जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो इसका फुल नेम है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे वर्क करता है। और ये एक डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट उसको बोला जाता है कि साउंड की दूरी, जो साउंड है वो दूरी की वजह से कोई आवाज़ घटती हुई या बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम लोग जो साउंड का सोर्स है उससे अगर दूर जाएंगे तो आवाज़ घटती हुई प्रतीत होगी, अगर जो साउंड के सोर्स के नज़दीक आएंगे तो आवाज़ बढ़ती हुई प्रतीत होगी। तो इसी को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। और ये ट्रेन की आवाज़, जैसे जब ट्रेन पास आती है तो उसकी आवाज़ तेज होते हुए आती है, और जब ट्रेन दूर जाती है आवाज़ करते हुए तो उसकी आवाज़ घटती हुई हमको प्रतीत होती है। तो इसी को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। और इस डॉपलर इफेक्ट का जो यूज है वो ट्रैफिक सिग्नल में है, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको पता लगाने में, और हवाई जहाज़ की गति का भी इससे पता लगता है कैलकुलेट करके डॉपलर इफेक्ट से। उसका फार्मूला होता होगा, अब मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया है, ना वो पूछा जाएगा। और लाइट का भी डॉपलर इफेक्ट होता है। जैसे दूर से हम लोग देखेंगे तारों को तो उनका नज़र आएगा कि वो लोग हमसे दूर जा रहे हैं, उनका लाइट कम हो रहा है। तो वो भी लाइट का भी डॉपलर इफेक्ट शो करता है। तो इससे जो स्टार्स हैं उनकी गति का भी पता चलता है, और ये जो ब्रह्मांड का फैलाव है जो एक्सपेंड कर रहा है उसका भी पता चलता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। यहाँ पे मिरर के बारे में भी लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर मैंने टेक्निकलिटी इसमें नहीं लिखा है, बस जो कैसे इमेज फॉर्म होते हैं और फिर से कहाँ इसका यूज होता है यही पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में। तो प्लेन मिरर का से जो इमेज होता है वो वर्चुअल लैटरल इन्वर्जन, जिसमें दिशा जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाता है। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज और लैटरल इन्वर्जन शो करता है। और सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है, और अपराइट सीधे इमेज बनता है, और सेम साइज का इमेज बनता है प्लेन मिरर से। कनकेव मिरर से बात करें तो ये मैग्नीफाई करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग होता है, और ये इमेज को मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाता है। और इसका यूज होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में। सेविंग जो मिरर होता है वो भी कनकेव होता है, टू सी द लार्ज इमेजेस, ताकि उसमें लार्ज इमेज दिख सके। और व्हीकल के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें भी कनकेव होता है। डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो भी कनकेव होता है, टू सी लार्ज इमेज ऑफ, जो टीथ होता है मरीज के दांत होते हैं उसका लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। और जो सोलर भट्टियाँ होती हैं, सोलर भट्टियाँ, टू कंसनट्रेट लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर कुकर में भी और सोलर भट्टियाँ उनमें भी कनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि ये लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करके और हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये कनकेव मिरर का आप लोग यूज ध्यान में रखेंगे, ये पूछता है ये सब। और
कन्वेक्स मिरर में जो इसका यूज है रियर व्यू मिरर, जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है रियर व्यू, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए रियर व्यू मिरर, तो उसमें कन्वेक्स मिरर है वो। और फॉर सिक्योरिटी पर्पज है, जो दुकान में या एटीएम में जो एक कोने में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी कन्वेक्स मिरर ही होता है, जिसमें पूरे दुकान का कवरेज वो दिखाता है उसमें। और ये सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी इसका यूज होता है। तो इसका यूज आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे, भले कुछ याद हो या ना हो। और इसमें इमेज जो फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी वर्चुअल आभासी, सीधी और आभासी इमेज इसमें, और डिमिनिश छोटी इमेज इसमें बनती है। कनकेव में मैग्नीफाइंग था, बड़ा इमेज बन रहा था उसमें। और सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद तक दिखाई देता है। ये इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से ये बाद तक भी दिखाई देता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ब्लू कलर इसी की वजह से दिखाई देता है। जो स्काई का ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। और लाइट जो होती है डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल से टकरा करके बिखर जाती है, और इसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसी के कारण जो स्काई ब्लू दिखता है इसी। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो विबग्योर में जो प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास होती है तो उस फेनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला जाता है। और रेनबो में डिस्पर्जन भी होता है, प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन मतलब एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जो लाइट जब जाता है तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वाटर ड्रॉप में कैसे होता है। जो लाइट एंटर की, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट पे टकराई और फिर से इधर मुड़ गई, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और सारे एग्जांपल हैं, जैसे मृग मरीचिका, जो रेगिस्तान में हम लोग देखने को ये फिनोमेना मिलता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही वजह से। ऑप्टिकल फाइबर में जो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, मूव होती हैं। डायमंड भी टी आई आर शो करता है। और एयर बबल, जो वाटर में एयर बबल होता है उसमें भी टी आई आर होता है, शो करता है। और एंडोस्कोपी, जो इंटरनल ऑर्गन्स की जांच की जाती है एंडोस्कोपी, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। तो ये यूज वाला आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे, यही सब पूछता है आपसे, टेक्निकलिटी नहीं पूछा जाएगा इन सबों का। अब यहाँ पे मैंने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट के बारे में लिखा है। इतना आप लोग अगर अच्छे से देख लेंगे तो इससे बाहर कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा, पूछा भी नहीं जाता है। तो मायोपिया में जैसे जिसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है मायोपिया को, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जो इमेज होता है रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसकी वजह से वो चीज़ें दूर की दिखाई नहीं देती हैं। और इसको सही करने के लिए कनकेव लेंस का यूज होता है। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि मायोपिया में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो दूर की वस्तु। इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना से पहले। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो कनकेव लेंस से। और हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, और इसमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी में होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी, और इसको करेक्ट किया जाएगा कन्वेक्स लेंसेज का यूज करके। प्रेस बायोपिया, ये भी ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो प्रेस बायोपिया में जो सिलियरी मसल्स होती हैं आँख की, जो जो लेंस को होल्ड किए हुई है, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो एकमोडेटिंग पावर है लेंसेज का वो कम हो जाता है, और वो एकमोडेट नहीं कर पाता है। तो इसको सही करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसमें कि ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे उत्तल लेंस, ऊपर कनकेव और नीचे कन्वेक्स लेंस होता है। इसको बाईफोकल लेंस बोला जाता है। और कैटरेक्ट ये जो क्लाउडिंग और ब्लर्ड विजन हो जाता है, इसमें जो आँख के ऊपर जो एक ब्लर हो जाता है और क्लाउडिंग इफेक्ट हो जाता है, तो ड्यू टू एजिंग एंड प्रोटीन डिपोजिशन की वजह से वो जो क्लाउडिंग
इफेक्ट आ जाता है और आर्टिफिशियल लेंसेज का यूज़ करके कैटरेक्ट को ट्रीट किया जाता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, जैसे हीट का जो एसआई यूनिट है वो जूल है और सीजीएस यूनिट कैलोरी। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला है। तो 9/5 F इज इक्वल टू 9/5 C+32 और 0 केल्विन जो एब्सोलूट टेम्परेचर जिसको बोला जाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस उसको बोलते हैं और केल्विन का तो वैल्यू 273 केल्विन होता है। 0 केल्विन मतलब इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसका मतलब यही एब्सोलूट टेम्परेचर। यहाँ पे एक एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसके बारे में देख लेते हैं। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? तो इसकी वजह से जो ठंडी जगहों पर बर्फ़ की सतह से के जो नीचे पानी मौजूद होता है वो गर्म रहता है इस फेनोमेना की वजह से, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और इसी की वजह से जो मछलियाँ होती हैं जो बर्फ़ के नीचे भी जिंदा रह पाती हैं, नीचे का पानी जमता नहीं है। और थर्मल एक्सपेंशन, तो जो रेलवे ट्रैक में जो गैप आप लोग देखे होंगे तो वो ठंडी में कांच की ग्लास में जो गर्म चाय डालने पे वो टूट जाता है, तो वो भी थर्मल एक्सपेंशन का ही एक एग्जांपल है। और रेलवे ट्रैक में जो गैप होता है वो भी थर्मल एक्सपेंशन के लिए ही गैप छोड़ा जाता है। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो नो रिफ्लेक्शन शो करती है, उससे कोई चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखा हुआ है, जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट है कूलम्ब, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एम्पियर सेकेंड भी बोला जाता है कूलम्ब को। और कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है फैराड और कंडक्टेंस का स्टेमन और इंडक्टेंस का हेनरी। तो ये सब थोड़ा उटपटांग नाम है लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। और रेक्टिफायर का क्या काम होता है? तो वो एसी से डीसी में जो करंट होता है उसको कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर का काम होता है एसी टू डीसी। तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों एसी टू डीसी वाले हैं। और यहाँ पे कुछ मीटर का नाम लिखा हुआ कि इससे क्या यूज किया जाता है। कुछ यंत्र हैं, जैसे बोलोमीटर हो गया, बोलोमीटर से हीट रेडिएशन का मेजरमेंट किया जाता है। क्रोनोमीटर, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसल एट सी, इसको मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज होता है। और क्रायोमीटर बहुत कम टेम्परेचर को मापता है, जिसे हम लोगों ने सुना है क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक का क्रायो मतलब ठंडा होता ही है, तो बहुत कम टेम्परेचर को मापने के लिए क्रायोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। टोनोमीटर जो आँखों की आंतरिक दबाव को मापता है, जो इसको टोनोमीटर बोलते हैं। जो आँख है उसमें जो इंटरनल प्रेशर है उसको मापने के लिए। और यूडोमीटर वर्षा रेन, जिसको रेन गेज भी बोलते हैं, तो रेन को मापने के लिए। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर जो हम लोगों ने देखा 0 केल्विन। एब्सोलूट जीरो अगर इसको सेल्सियस में देखा जाए तो -273.15 0 केल्विन है। अरे 0 सेल्सियस, जिसको एब्सोलूट जीरो बोलते हैं। और केल्विन से अगर केल्विन निकालना है अगर सेल्सियस से केल्विन में, तो जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 आप लोग ऐड कर देंगे तो केल्विन हो जाता है। और एब्सोलूट जीरो अगर फ़ारेनहाइट में एब्सोलूट जीरो देखा जाए तो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको एब्सोलूट जीरो बोला जाएगा फ़ारेनहाइट में। और ये फार्मूला तो आप लोगों ने देखा ही, 9/5 C+32, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि वी डू नॉट फील द अर्थ्स मोशन, हम लोग अर्थ के मोशन को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, हवा है, वो सब सेम स्पीड से, अर्थ के साथ सेम स्पीड से हम लोग भी
उस पर मोशन में है, तो इसीलिए हम लोग को फील नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, और जो यूनिफॉर्म मोशन ये जो अर्थ शो करती है उसका कोई नेट फोर्स, मोशन डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, तो उसका कोई नेट फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं कराता है यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी वजह से भी हम लोग को पता नहीं चलता कि अर्थ जब मूव कर रही है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो इसका डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द थर्मल प्रेशर, और सो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज द लिक्विड नीड्स अ हायर टेम्परेचर टू बॉयल। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये आप लोग पढ़ लेंगे। लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसे क्या प्रोसेस है उनके रिप्रोड्यूस करने का। तो जो अमीबा और बैक्टीरिया होते हैं उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये दो भाग में टूट जाते हैं, इक्वल डिवाइड हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, तो ये बाइनरी फ्यूजन है। और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। प्लाज्मोडियम और एल्गे में मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और जो ईस्ट होता है, ईस्ट फंगी और हाइड्रा, इसमें बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन, इसमें वस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं जिसको कि स्पोरोजेनेसिस, इस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरोजेनेसिस भी बोला जाता है, और ये वस्कुलर प्लांट्स में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब इसमें लीव्स, पत्तियां, स्टेम्स, तने और रूट्स, जड़ों से नए पौधे विकसित होते हैं, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन ईस्ट और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इस फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। हम लोग अब बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स मुख्यतः प्रोटीन होते हैं और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी में या प्लांट्स में भी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उसको ये बढ़ाते हैं, स्पीड अप करते हैं, और विदाउट बीइंग कंज्यूम, ये खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। और एंजाइम्स आर प्राइमरीली कोलाइडल प्रोटीन्स, एंजाइम्स मुख्य तौर पे ये कोलाइडल प्रोटीन्स होते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन लिखा है कि राइबोजाइम, राइबोजाइम ये कोलाइडल प्रोटीन नहीं होता है। तो इतनी सारी चीज़ आप एंजाइम के बारे में ध्यान रखेंगे। ये मुख्यतः एक प्रोटीन होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है। यहाँ रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखा है कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में है सेकेंड लॉ ऑफ। तो इसको आप लोग बस ये ध्यान रखेंगे कि रेफ्रिजरेटर जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। हीट नेचुरली फ्लो फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड वन, जिसमें इसका सेकेंड लॉ यही कहता है कि जो हीट है वो फ्लो करेगा एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड वन की तरफ। और रेफ्रिजरेंट गैस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ फ्रिज और कूलिंग द आइटम। और जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है, जो रेफ्रिजरेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि इस गैस, उसमें रेफ्रिजरेंट गैस होता है, तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रिज के अंदर से, और जो उसमें आइटम रखा होता है वो ठंडा हो जाता है। और कोरोनरी आर्टरी के बारे में है कि हार्ट मसल्स को जो ब्लड पहुंचाता है वो कोरोनरी आर्टरी है। और रीनल आर्टरी, हार्ट टू किडनी, जो हार्ट से किडनी की तरफ जो ब्लड ले जाती है उसको रेनल आर्टरी बोलते हैं। और हिपेटिक आर्टरी, जो हार्ट से लीवर की तरफ ले जाती है उसको हिपेटिक आर्टरी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए इसमें जनरल साइंस वाले में। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मैंने सब कवर किया है इसमें तीनों वीडियोस में, तो इसमें बायो के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आप लोग कहीं से भी किसी भी सोर्स जो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे उससे आप लोग पढ़िएगा। जिसमें पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्स के बारे में आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। जैसे सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक, सेल थियरी के बारे में,
जो स्लाइडन और सॉन का है, और वेरिएशन इन सेल का शेप और साइज में वेरिएशन क्यों है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव परमिएबल होता है उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, सेल वॉल के बारे में प्लांट में, न्यूक्लियस और डीएनए क्रोमोसोम, ये सब का आप लोग एक बार सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर और सेकेंड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है टिश्यूज़। टिश्यूज़ में ये जो मैंने प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज का कवर किया है इस वीडियो में, उसको आप लोग देखेंगे और भी अपने सोर्सेज से आप लोग और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है न्यूट्रिएंट्स। इसमें कि आप लोग देख लेंगे ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सब जो फाइबर, और उसके बाद जो ये जो न्यूट्रिशनल प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस, ये सब के बारे में, सिम्बायोसिस रिलेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वाला भी आप लोग न्यूट्रिएंट्स वाले में न्यूट्रिशन चैप्टर में देख सकते हैं। और प्लांट्स हार्मोन, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने सेकेंड वीडियो में कवर किया है अपने, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लांट हार्मोन और जो ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं उसको भी इसमें आप लोग कवर कर लेंगे। जेनेटिक्स का आप लोग देख लेंगे, और सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी जो डिफरेंट सिस्टम है उसको आप लोग देखेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सारी चीज़ आप लोग देख लेंगे इसमें। और सातवां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जो मैंने इस वीडियो में और कवर भी किया था, तो इसको आप लोग सोर्सेज से अच्छे से पढ़ लेंगे। रेस्पिरेशन भी अच्छे से आप लोग देखेंगे, जिसमें एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन और ये सब चीज़ें। और हेल्थ एंड डिजीजेज, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आप लोग रट सकते हैं कहीं से भी, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा डिजीज कॉज करता है, उसका क्या लक्षण होते हैं, किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ आप लोग एक बार देख लेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो मैंने सेकेंड वीडियो में कवर किया है, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लास, ये सब चीज़ें जो RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। सेकेंड वाले वीडियो में इसको मैंने कवर किया है। और आप जो ये तीनों वीडियोज़ मैंने जो अपलोड किए हैं, इसको अगर 2-3 बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और जो मैं टेलीग्राम में नोट्स इसका अपलोड करूँगा उससे आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग साइंस में अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो फिर भी आप इससे बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। और ये सब जो वीडियोज़ हैं ये केवल BPSC ही नहीं, UP PCS में भी काम आएगा। तो जो भी UP PCS के लिए तैयारी कर रहे होंगे उसको आप लोग इसको शेयर कर देंगे तो वो भी देख सकते हैं इससे। और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तो अब आगे मैं, जैसे बहुत कम टाइम बचा है, 10-11 दिन जो भी बचा है BPSC के लिए, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो भी PYQs हैं, जैसे इकोनॉमी के PYQ हो गए, उसका जो नोट्स है मेरे पास उसको मैं अपलोड कर दूँगा। करेंट अफेयर्स का एक जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हो सकता है तो उसका एक 2-3 घंटे का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैथ का भी मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे मैंने इसको प्लान किया है अपलोड करने के लिए, तो आप लोग इससे जुड़े रहेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।